तो स्टोरी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर के नरेशन से, जो कह रहा होता है कि एंड में सब मर ही गए और मैं, जो ह्यूमैनिटी का स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर होना चाहिए था, अब वो भी मरने वाला है। मैं ये स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर का टाइटल डिज़र्व ही नहीं करता हूँ। मैंने सारे 7 फिन डीमंस को मार दिया था, पर पता नहीं यहाँ पे एक 8 फिन डीमन कैसे आ गया। 8 फिन डीमन एक स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन है, और 8 फिन मतलब फिन से आप मतलब समझ सकते हैं जो सींग निकली होती हैं। सींग वैसे तो मछलियों में फिन होते हैं, पर चलो आगे देखते हैं क्या होता है। आगे वो बताता है कि ये सब गलती हमारी है, हम ह्यूमंस ही डीमंस की पावर का अंदाज़ा नहीं लगा पाए। फिर कहता है कि ये 8 फिन क्या करना चाहता है मेरे साथ, क्या मुझे टॉर्चर करना चाहता है क्योंकि मैंने इसके इतने सारे सोल्जर जो मार दिए। तभी हमें अंधेरा होता दिखाई देता है एंड हमें पता चलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर एक बहुत ही वीक और कमज़ोर बॉडी में रीइंकारनेट हो चुका है, और वो खुद भी चौंका हुआ होता है कि ये मैं कहाँ हूँ, किसकी बॉडी में हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि वो एक हेलियस सिटी के अंदर होता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि उस सिटी का 3rd स्क्वाड्रन लीडर वहाँ पे एक लेक्चर दे रहा होता है वॉरियर्स को अबाउट वॉरियर का मतलब होता है प्रोटेक्शन और होप, तुम सबको ये पता होना चाहिए, वो ये सब बता रहा होता है। उसी दौरान हमें पता चलता है कि कैसे ईयर 306019 में एक अपोकलिप्स आ गई थी, जिसकी वजह से बहुत सारे हजारों डीमन अर्थ पे आ गया था और ह्यूमंस और डीमंस के बीच में बैटल हुई थी। उस बैटल में ह्यूमंस ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट और ख़त्म हो चुके थे, बट तभी साइंटिस्ट ने एक तरीका पता लगाया कि वो ग्राफ्टिंग इक्विपमेंट को यूज़ करके डीमंस से लड़ सकते हैं, जो डीमन के अंदर ही मिलते हैं। एंड इसी के साथ हमारे सामने ह्यूमैनिटी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर आया, जिसने अभी तक की ह्यूमैनिटी से साथ डीमन से सबसे बड़ी बैटल लड़ी है अपनी टीम के साथ, और उस वॉरियर टीम का किंग कहलाया जाता था। एंड इसी की वजह आज 60 साल के बाद भी पीस मेंटेन है। तभी मेन कैरेक्टर चौंक जाता है, क्या मैं 60 साल फ्यूचर में इनकारनेट हो चुका हूँ। उसी के साथ स्क्वाड्रन लीडर अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कह रहा होता है कि कैसे हमने बहुत सारे हीरोज़ का और इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर जो था वो भी मर गया 7 फिन डीमन, बहुत सारे 7 फिन डीमन से लड़ते हुए। बट हमारा एमसी जिसका नाम है आंग, वो बता रहा था कि नहीं, मैं 7 फिन डीमन से नहीं लड़ा था, वहाँ पे एक 8 फिन डीमन आ गया था। अभी तक ह्यूमैनिटी को इस बात का पता ही नहीं चला है। जब मेन कैरेक्टर अपने में मिनमिना रहा होता है, तभी स्क्वाड्रन लीडर उसकी तरफ देखता है और उसकी तरफ जाता है, उसका नाम पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। फिर वो मेन कैरेक्टर सोचता है, क्या मैं इसको नाम अपना आंग ही बताऊँ, क्या कोई बिलीव करेगा कि मैं इतनी वीक बॉडी में रीइंकारनेट हो चुका हूँ। तभी वो उसका नाम देखता है, उसकी नेम प्लेट पर लिखी होती है। नाम देख के वो बहुत ही गुस्सा होता है, तभी उसे बहुत ज़ोर से पंच मारता है एंड मेन कैरेक्टर उस पंच को डॉज ही नहीं कर पाता है। कहता है कि क्या मैं इतना वीक पंच भी नहीं डॉज कर सकता है, एंड बहुत दूर जाके गिरता है। एंड तभी स्क्वाड्रन लीडर वहाँ से निकलते हुए कहता है कि चलो तुम सब लोग तैयार हो जाओ, तुम्हारा अगला टेस्ट होने वाला है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। ना चैप्टर 2 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक और स्टूडेंट एंग को उठा रहा होता है और पूछ रहा होता है, तुम ठीक तो हो ना। एंड वो अपना नाम बताता है कि मेरा नाम है लैन स्नो। एंड तभी वहाँ पे एक खड़ी लड़की जिसका नाम होता है सीतू लुई, वो बोलती है, क्या एंग है तुम्हारा नाम, तुम एंग का नाम रखने से एंग जितने स्ट्रॉन्ग नहीं बन जाओगे, चाइल्डिश। फिर वो वहाँ से चली जाती है और एंग बहुत दूर से चढ़ जाता है। कहता है क्या। फिर स्नो बताता है कि क्या तुम्हें पता है कि ये यहाँ की सबसे वन ऑफ द प्रॉमिसिंग टॉपर स्टूडेंट है। इसको लोग अनस्माइलिंग रक्षा भी बुलाते हैं, और ये इस सिटी के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फैमिली से भी है जो मार्शल आर्ट्स में टॉप है। एंग कहता है कि सीतू ये नाम सुना सुना क्यों लगता है। तभी हम देखते हैं स्नो उसे उठाता है एंड पीछे से एकदम से कोई पिक्चर क्लिक करता है। देखते हैं एक और पीछे कोई लड़की होती है जो कहती है कि तुम लोग कंटिन्यू करो। तब एंग कहता है कि तुम कौन हो, तभी वो उसे इग्नोर कर देती है और वो देखते हैं कि स्नो और वो दोनों बात कर रहे होते हैं कैमरा के बारे में। तभी वो अपना नाम बताती है, सुईजू यूही। कहती है कि तुम लोग की रिलेशनशिप देख के मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लगी, इसलिए मैंने पिक्चर क्लिक कर ली। सीन शिफ्ट होता है, फिटनेस टेस्ट शुरू हो चुका होता है। एंग बोल रहा होता है, भले ही मैं अपनी रियल बॉडी में ना हूँ, तब भी मैं स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर तो हूँ ही। एंग कहता है कि मुझे समझा रहा था कि वॉरियर का मतलब क्या होता है, अब मैं बताऊँगा इसे सबसे अच्छे मार्क्स लाके सारे फिटनेस टेस्ट में। एंड तभी सारे फिटनेस टेस्ट स्टार्ट होते हैं। एक के बाद एक में हमें दिखाया जाता है कि एंग सब में लास्ट आ रहा होता है। एंड एंग सारे रिजल्ट देख के चौंक गया होता है, क्या मैं इतना कमज़ोर हूँ कि मैं हर टेस्ट में लास्ट आ रहा होता हूँ। एंड तभी यूं ही सोच रही होती कि क्या मैं इनकी लास्ट पिक्चर लूँगी, क्योंकि एंग के इतने खराब ग्रेड होने के बाद ये तो एलिमिनेट ही हो जाएगा। तभी जो ट्रेनर होता है वो लीडर के पास जाता है और कहता है कि वो जो आंग आई है उसके रिजल्ट बहुत ही याफुल हैं, उसको हम लोग अभी निकाल सकते हैं, उसको आगे प्रोसीड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तभी लीडर कहता है, भले उस मंकी के लिए कोई होप ना बची हो, लेकिन फिर भी हम उसे निकाल नहीं सकते, ये उसका हक है कि वो फाइनल टेस्ट ले, और वैसे भी शायद उसका लास्ट ही टेस्ट होगा। चलो अब अगला राउंड स्टार्ट करो। अब सेकंड टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। सेकंड टेस्ट में होगा ये कि जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी ग्राफ्टिंग एलिमेंट के साथ सबकी सिंक्रोनाइजेशन मतलब मैचिंग चेक करी जाएगी कि कौन सबसे ज़्यादा मैच कर पा रहा है। एंड तभी यहाँ खुश रहते हुए कहता है कि मेरे पास अभी भी मौका है, क्योंकि 60 साल पहले मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर था जिसके पास सबसे बेस्ट सिंक्रोनाइजेशन था 96% तक का। एंड एग्जामिनेशन हॉल करते हुए कहता है कि अब मैं सबको दिखा दूंगा कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर कैसे अचीव करता है सबसे बेस्ट सिंक्रोनाइजेशन। तभी सब अपना ग्राफ्टिंग इक्विपमेंट पहन चुके होते हैं। अनाक सोच रहा होता है कि 60 साल बाद ये ऐसा लगता है, अब तो बहुत ही हल्का एंड स्लिम ट्रिम है ये। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि स्यूती लियो 39% तक का सिंक्रोनाइजेशन अचीव करती है। इधर उधर के स्टूडेंट कह रहे होते हैं ये साल का बेस्ट सिंक्रोनाइजेशन होगा, देख
देख लेना सब लोग। एनांग बहुत ही अनइम्प्रेस्ड रहता है, क्या बंच ऑफ ब्रैट्स हैं सब। तो जब सीटी लिव वहाँ से उतर के जा रही होती है, सारे स्टूडेंट बात कर रहे होते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग है, रिच है, ब्यूटीफुल है, हम सब साइड कैरेक्टर ही हैं ना। और गेट बंद होते ही हम देखते हैं कि सीटी लिव जैसी बाहर से दिखती है वैसी है नहीं बिल्कुल, क्योंकि वो 39% सिंक्रोनाइजेशन देख के बहुत ही खुश हो गई होती है, कहती है क्या मैंने एक्चुअली अचीव कर लिया ये। और सीटी लिव जैसे बाहर से ये वैसे है नहीं, क्योंकि वो अंदर से बहुत ही नार्सिसिस्ट और बहुत ही शाय तरह की है। दूसरी तरफ आंग अप्रिशिएट करते हुए कह रहा है कि ये भले ही छोटा सा टेस्ट है बट उसने 39% तक का सिंक्रोनाइजेशन अचीव कर लिया, वो स्ट्रॉन्ग तो है एक्चुअली। स्नो आंग से बात करते हुए कह रहा होता है कि उसके अंदर बहुत ही सारी एनर्जी है, उसके अंदर एक बीस्ट है जो बाहर आने के लिए तड़प रहा है। और फिर आंग कहता है हाँ मैं भी फील कर सकता हूँ उसे। स्नो कहता है कि तुम नर्वस ले रहे हो आंग। आंग कहता है मेरी तो अब आदत पड़ चुकी है इसको। तो स्नो पूछता है आदत पड़ चुकी है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है और भी सारे स्टूडेंट होते हैं अपना सिंक्रोनाइजेशन 10, 15, 20% करते हुए पास हो चुके होते हैं। पासिंग मार्क्स होता है 10% का सिंक्रोनाइजेशन। उसी के बाद आता है स्नो की बारी। स्नो 24% तक का सिंक्रोनाइजेशन अचीव कर चुका होता है। इसके बाद बारी आती है यूही की जो 30% तक का सिंक्रोनाइजेशन अचीव कर ली होती है। ऊपर हम लोग देखते हैं लीडर और डॉक्टर बात कर रहे होते हैं कि इस साल हमने बहुत ही अच्छे सिंक्रोनाइजेशन के बच्चे पाए हैं। इसमें से 6 बच्चे जो हैं वो 30% से अबव सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीट करते हैं। बट लीडर नीचे देखते हुए कहता है कि बट हमारे पास कुछ कमज़ोर स्टूडेंट भी हैं। तभी वो आंग की तरफ देखता है एंड फिर अगला टर्न होता है आंग का सिंक्रोनाइजेशन टेस्ट का। तभी आंग ऊपर चढ़ते हुए कहता है कि अभी सबका मुंह खुला रह जाएगा, बस तुम लोग देखो तो सही। चैप्टर 3 शुरू होता है एंड आंग आगे आता है, रेड कोर मांगता है स्ट्रेंथ वाला। फिर हमें पता चलता है कि कोर्स की डिमोनिक कोर्स की 6 कैटेगरीज हैं। रेड कोर जो दर्शाता है स्ट्रेंथ को, ब्लू कोर जो दर्शाता है एजिलिटी को, ग्रीन जो रिप्रेजेंट करता है हीलिंग को, येलो जो रिप्रेजेंट करता है डिफेंस को, एंड पर्पल जो दर्शाता है इमेजिनरी पावर को लाइक स्कारलेट विच। इसके बाद आता है ब्लैक कोर जो बहुत ही रेयर होता है मिलना है, उसकी पावर होती है टाइम एंड स्पेस। उसके बाद आंग अपने में कोर लगाते हुए कह रहा होता है कि जिसके पास सबसे ज़्यादा विल पावर होती है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट कंट्रोल पा पाएगा इस कोर के ऊपर। एंड हम देखते हैं कि आंग के ऊपर अब वो पाइप लगने वाला है जिससे वो कोर की पावर उसके अंदर जाएगी। तभी हम देखते हैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होता है, सब चौंक गए होते हैं क्या ये है। आंग बहुत जोर से चिल्लाता है कोर को सिंक्रोनाइज करते हुए। सारे स्टूडेंट चौंक गए होते हैं क्या, ये तो बहुत ही अच्छा कर रहा होता है। जैसे कि स्नो उसको ब्रदर बुलाता है तो बोलता है ब्रदर इज डूइंग वेरी गुड। सभी बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं जैसे ही उसका सिंक्रोनाइजेशन 40% के ऊपर जा चुका होता है, जो अभी तक का बेस्ट सिंक्रोनाइजेशन है। फिर आंग कहता है 40% ना, मैं इससे भी बहुत ऊपर जा सकता हूँ। पिछली लाइफ में मैं 96% तक ले गया था। तभी आंग एकदम पगला जाता है और बहुत ही ऊपर ले जाने की कोशिश करता है। वो बहुत ही ऊपर ले जाता है, बहुत ही ऊपर ले जाता है 50, 60, 70। तभी ऊपर जो लीडर होते हैं वो भी चौंक गए होते हैं, कहते हैं क्या ये 65 के ऊपर गया है, 70, 80। तभी सारे स्टूडेंट देख रहे होते हैं कि चीटिंग है तो कुछ ग्लिच है। तो आंग कह रहा होता है मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर था जो किंग कहलाया जाता था एक टाइम पे, ये सब तो बहुत ही बच्चों वाला काम है मेरे लिए। और कहता है कि अगर ये बॉडी ना होती ना तो अभी तुम सब अपने घुटने पे होते मेरे प्रेशर की वजह से। जैसे ही आंग बहुत ही घमंडी हो रहा होता है, कहता है कि ये मुझ में और तुम में डिफरेंस है, तुम बच्चे हो और मैं देखो क्या हूँ। तभी आंग के एकदम से झटका लगता है और एकदम से गिर पाता है। पूरी मशीन ओवरलोड हो चुकी होती है, सब लोग एकदम से हटा रहे होते हैं। तभी आंग एकदम से बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और कहता है कि अब बस बहुत हो गया, अब मैं नहीं कर सकता। एंड एकदम से सिंक्रोनाइजेशन रेट जो होता है 10% पे गिर चुका होता है। फिर वो कहती होती हैं जो ऊपर जो डॉक्टर खड़ी होती हैं कि जो डिमोनिक कोर जो था वो क्रैक्ड हो चुका है, टूट चुका है। एंड पता चलता है कि ये ग्लिच ही था, वो हम सब तो डर ही चुके थे। कैप्टन कहता है क्या सिंक्रोनाइजेशन 10% में रुक गया। एंड डॉक्टर कहते हैं यस, वो बेयरली पास हुआ है, वरना तो ये अभी बेहोश ही हो चुका था। एंड तभी सब स्टूडेंट कह रहे होते हैं कि ये कैसे पास हो गया, इसका सिंक्रोनाइजेशन ऐसे कैसे हो गया, मुझे तो लगा है सच में इंप्रेसिव होगा। तब हंसने लगते हैं सब उसके ऊपर। एंड तभी देखते हैं कि स्नो आंग की तरफ भागते हुए आ रहा होता है, पूछता है कि क्या तुम ठीक हो ब्रदर आंग। दूसरी तरफ सीधी लुई सोच रही होती है कि मुझे लगा इस टाउन में तो मुझसे भी ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग है, मैं कभी ये अलाउ नहीं करूँगी। आंग अपनी बेहोशी की हालत में सोच रहा होता है कि क्यों मैं इन ब्रैट से कम्पीट करने की कोशिश करी, मैं तो जस्ट पास हो पाया हूँ। फिर थोड़ी देर बाद आंग अपने होश में आ गया होता है और सोच रहा होता है कि ये क्या हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी पिछली लाइफ में तो ऐसा कभी नहीं हुआ, मैंने इस सिचुएशन के बारे में भी नहीं सुना और मैं चाहता तो 80% सिंक्रोनाइजेशन को मेंटेन करके रख सकता था। ये तो सबसे लोवेस्ट कोर था, पर ये कैसे टूट गया। ये सब क्वेश्चन आंग अपने से कर ही रहा होता है। तभी कैप्टन आ जाते हैं रूम में और कहते हैं अटेंशन, कॉन्ग्रेचुलेशन कि तुम लोग अपना दूसरा टेस्ट पास हो गए, बट तुम लोग का अब थर्ड और मेन टेस्ट होने वाला है, प्रैक्टिकल टेस्ट, जिसमें तुम लोग बाहर जाओगे गेट के एंड असली में एक डीमन से लड़ोगे। ये तुम लोग की जिंदगी में पहली बार होगा जब तुम लोग डीमन को देखोगे। चलो सब लोग लाइन अप हो जाओ और बाहर आओ। तभी हम देखते हैं कि एंग खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है एंड कैप्टन उसके सामने आया होता है। तभी कैप्टन सामने देखता है कि एंग को जो टूटा वो कोर था वो जमीन में पड़ा था एंड कैप्टन कह रहा होता है कि मैं बहुत ही क्यूरियस हूं आंग तुम्हारे बारे में। तो चैप्टर 4 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता होता है कि सारे स्टूडेंट अब टेस्ट देने के लिए बाहर आ रहे होते हैं एंड सभी सोच रहे होते हैं कि अब मैं पहली बार जिंदगी में गेट के बाहर जा रहा हूँ। और दूसरी जगह
एंग हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि ये सब लोग इतने सालों से 60 सालों के एक आइसोलेटेड सिटी के अंदर रहते थे एंड सभी जब इधर उधर की बातें कर रहे होते हैं, एंग सोच रहा होता है कि इन लोगों ने मुझे फिर से स्ट्रेंथ वाला रेड कोर दे दिया। मुझे दिक्कत तो इसमें कुछ नहीं लग रही है, बट जैसे लगता है कि मेरी बॉडी के अंदर कुछ इसे रिजेक्ट कर रहा है। क्या हो रहा है? मे बी कोई साइड इफेक्ट। एंड तभी हम देखते हैं एंग जैसे ही कदम बाहर रखता है सिटीज़ के, एकदम से एक वेव उसके आती है, उसको फील होती है, वो बहुत दूर जाती है वेव। उसे आसपास के सारे डीमंस फील होते हैं कि कितने ए रैंक से बी रैंक से सी रैंक हर तरह के डीमन फील होते हैं। तभी एक गुफा हमें दिखती है, गुफा के अंदर और जाते हैं, अंदर देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा डीमन बैठा होता है जो कह रहा होता है क्या ये हो ही नहीं सकता कि मुझसे स्ट्रॉन्ग डीमन है बाहर। इधर आंग सोच रहा होता है कि जो मैंने भी देखा वो क्या देखा, मैंने अभी डीमन देखा या क्या देखा है। पीछे से सीतू आती है, कह रही होती है कि तुम सामने से हट रहे हो कि नहीं। तभी एंग सॉरी कह रहा होता है। तभी उधर से स्नो एंड तोमोए आ जाती हैं। बाय द वे जो पिंक हेयर लड़की है उसका नाम बदल गया है, योहियो से तोमोए कर दिया है ऑथर ने। तब से हम उसे तोमोए बुलाएंगे। एंड सामने से सर कह रहे होते हैं तुम चारों लोग पीछे, तुम लोग ग्रुप अप कर लो, एक टीम बना लो एंड सामने आओ, जल्दी लाइन में लगो। आगे सब लाइन में लग चुके हैं। तभी वो लोग कहते हैं जल्दी जल्दी। एंड पीछे सीतू की फिर हम लोग अंदर की पर्सनैलिटी देखते हैं जो कह रही होती है कि मुझे तो लगा मुझसे तो कोई टीम अप ही नहीं कर रहा था, मैं तो बहुत डर गई हुई थी। उसके बाद अब हमें मिशंस के रूल बताए जाते हैं। मिशंस में होगा ये कि चारों टीम में सर प्लेयर को एक एक डैगर मिलेगा एंड उसके साथ उन टीम को अलग अलग चारों की टीम को एक एक बॉटल मिलेगी जिसके अंदर एक ब्लैक कलर का स्टोन होगा। उस ब्लैक कलर की स्टोन की खासियत ये है क्योंकि आसपास जो फॉग होगा, जो धुआं होगा, वो उसको हटा देगा एंड उसके बाद उसको हटने के बाद उनके सामने कुछ लो लेवल के डीमन आएंगे जिनको उनको हराना होगा एंड उसे हराते ही उनका मिशन कंप्लीट हो जाएगा। एंड इस पूरे मिशन का नाम है हंटिंग इन द फॉग बियॉन्ड द वॉल्स। तो अब मिशन शुरू हो चुके हैं एंड एक के बाद एक टीम सारी मिशन करने जा रहे होते हैं। ऊपर से कैप्टन्स बात कर रहे होते हैं कि खाली पावर होना जरूरी नहीं है, फिजिक्स होना जरूरी नहीं है, एक बंदे की मेंटालिटी अच्छी होनी चाहिए और वो फियरलेस होना चाहिए, तभी वो बेटर वॉरियर बन पाएगा। तभी हमें ऊपर दिखाया जाता है एक फीमेल कैप्टन होती है कि मेरा टारगेट तो क्लियर है, मैं जिसमें इंटरेस्ट हूँ वो तो सिर्फ सीतू है फ्रॉम सीतू फैमिली। एंड वो फीमेल कैप्टन होती है सेकंड स्क्वाड्रन लीडर दादा जेले। तभी वो पूछती है कि तुम लोग क्या सोचते हो। तभी हमें दिखाया जाता है फर्स्ट स्क्वाड्रन लीडर ऑफ दिस सिटी, जो हेलेस सिटी है उसका फर्स्ट स्क्वाड्रन लीडर, उसका नाम होता है जोएल। एंड इधर येलो हेयर वाला कह रहा होता है कि यहाँ पे एक और बंदा है जो लुकआउट करने के लायक है, जो मतलब कि देखने के लायक कुछ अच्छा कर सकता है आंग। फिर वो सोच रहा होता है उस कोर से कुछ ना कुछ तो ताल्लुक है, मुझे पता लगाना होगा कि क्या होगा। फिर इधर देखते हैं कि दादा उसके हल्का सा पंच मारती है और उसको एक निक नेम से बुलाती है, टांग टांग। थर्ड स्क्वाड्रन लीडर जो होता है वो शर्मा जाता है, बट हम देखते हैं कि सिर्फ दादा जो होती है वो उसे बुलाती है। वो लोग बचपन के दोस्त हैं एंड ये सब बहुत ही पुरानी मेंबरशिप है। तभी दादा कहती है कि जोक से हट के तुमने सब कुछ चेक तो कर लिया था ना कि ये जो वेन्यू है यहाँ पे सिर्फ फिनलेस डीमन है, मतलब बिना सींग वाले डीमन। तभी तंग तंग बोलता है डोंट वरी, ये जो एरिया है इसको पास्ट के बहुत दिनों से चेक करा जा रहा है और यहाँ पे कोई भी फिंड वाला डीमन नहीं है। तभी कहता है ब्लू हेयर वाला मतलब जोएल कहता है कि हाँ अगर कोई आ भी गया तो हमें अपना बेस्ट करना होगा कि हम अपने सारे स्टूडेंट को जिंदा बचा सकें। तो चैप्टर 4 की शुरुआत में दिखाया जाता है कि अब हमारे मेन कैरेक्टर की टीम का टर्न है एंड सीतू लियू जो ब्लैक बॉटल कोर वाली होती है लेके एंग के हाथ से भागती है और कहती है कि मुझसे कीप अप कर पाना अपने मन में। तभी एंग कहता है ये रास्कल इसको अटेंशन इतनी क्यों पसंद है। तभी एंग कहता है उसको फॉलो करो एंड तभी सीतू लियू एक बार में जंप करके ही डायरेक्ट उसको बैटल को अटैच कर देती है जहाँ पे उसको अटैच होना था। एंड तभी हम देखते हैं कि साला ऑर्थर बहुत हॉर्नी नहीं है, क्या क्या सीन दिया उसने। बाय द वे चलो आगे देखते हैं क्या होता है। ऊपर दादा बात कर रही होती है कि ये रिकवरी कोर वाली है ना, बाय द वे ये फैमिली जो मार्शल आर्ट सीखते हैं वो कुछ अलग ही होते हैं ना। तभी हम देखते हैं कि वो उसने जैसे अटैच कर दिया और फॉग हट चुका है, अब डीमंस आ चुके हैं लड़ने के लिए। तभी हम देखते हैं पूरी टीम मिलकर लड़ती है एकदम बहुत ही सारे पैशनेट एक्शन में, जिसको आप लोग ये देख सकते हैं। ऊपर जोएल कह रहा होता है कि ये लोग बहुत अच्छा टीम वर्क कर रहे हैं एंड फिर कहता है वो जो तोमोए गर्ल है ब्लू कोर वाली, उसकी एजिलिटी बहुत ही मक्खन मलाई जैसी रिदम बना रही है। एंड तभी टैंग टैंग कहता है तुम क्या देख रहे हो उधर। आगे हम देखते हैं कि सीतू लियू कैसे अपनी अमेजिंग टेक्निक से उस डीमन को मारती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एंग इसको 3 वेटल स्ट्राइक में मारेगा, एक नेक, चेस्ट एंड 2 एब्डोमेन। तभी वो लड़ते लड़ते सोच रहा होता है मुझे इस कमजोर बॉडी की लिमिट चेक करनी चाहिए कि कितनी ज्यादा लिमिट तक लड़ सकता है। तभी एंग उस डीमन की तरफ बढ़ते हुए आ रहा होता है एंड उसे लगता है कि वो मार देगा, पर वो कहता है कि मेरी इस बॉडी की कोऑर्डिनेशन बहुत ही पुअर है, मतलब कि बहुत अच्छे जंप या स्ट्राइक नहीं कर पा रहा है। तभी कहता है इसमें इनफ एक्सप्लोसिव पावर भी नहीं है, बट हम देखते हैं किसी न किसी तरह अमेजिंग स्किल से उसको मार देता है एंड उसके टीममेट शॉक हो जाते हैं। एंड ऊपर जो कैप्टन खड़े होते हैं वो भी कहते हैं हाँ इसके मूव तो बहुत ही जैसे मतलब वेटेरियन जैसे लग रहे हैं, मतलब कि जैसे पुराना वॉरियर बहुत ही एक्सपीरियंस्ड बंदे के लग रहे हैं। एंड जैसे ही हम देखते हैं एंग उस डीमन को लास्ट फाइनल स्ट्राइक मारने जा रहा होता है, तभी उस डीमन का पेट फाड़ के कुछ बाहर आ रहा होता है एंड देखते हैं कि एंग की जो पूरी टीम होती है वो ट्री के रूट से कवर्ड हो चुकी है, मतलब चारों तरफ कवर हो चुकी हैं। तभी हम देखते हैं उसके पेट के अंदर से एक हाथ बाहर आ रहा होता है, तभी हम देखते हैं एक 1 फिन डीमन बाहर आ जाता है उसके अंदर से। हम देखते हैं सारे कैप्टन एंग की टीम को बचाने के लिए भागते हुए आते हुए। इधर दादा कह रही थी कि तुम लीडर टंग टंग को फॉलो करो और सेफ्टी के अंदर सेफली चले जाओ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी तरफ इधर हम देखते हैं कि आंग और उसकी टीम डीमन के सामने फेस कर रही होती है 1 फिन डीमन को, जो कह रहा होता है कि इंसान मुझे यहाँ पे डीमन की स्मेल क्यों आ रही है। तभी एंग कहता है क्या
डीमन की स्मेल हम ह्यूमंस के सामने से क्या बोल रहा है। तभी वो वन फिन डीमन बोलता है कि तुम में से कौन है जिसके पास से स्मेल आ रही है। तभी वो सब डर के मारे खौफ में आ जाते हैं। एंड वो सीथू कहती है कि ऐसा प्रेशर अभी जितने में डीमन से लड़ी हुई नो फिन डीमन से उनके पास तो ऐसा प्रेशर नहीं था। ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी बीच से ही अलग हो जाएगी इसके सामने खड़े होने से ही। इधर आंख सोच रहा होता है कि ये जो कमज़ोर बॉडी है ये वन फिन डीमन से लड़ ही नहीं सकती। मैंने ज़िंदगी में पहली बार डीमन के सामने ऐसा प्रेशर फील करा है। तभी वो वन फिन डीमन काउंट करने लगता है कि 1 2 3 तुम में से कौन है, चलो छोड़ो मैं तुम सबको ही ले चलता हूँ साथ में। तभी उन सब चारों के सर पे एक हल्का सा शॉट मारता है, उन सब बेहोश हो जाते हैं। एंड उन सबको ले ही जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि जोएल और दादा आ जाते हैं उन लोग को बचाने, पर वो लोग बचा नहीं पाते हैं। जोएल कहता है खबरदार तुमने अगर मेरे स्टूडेंट्स को टच करा। बट हम देखते हैं जो वन फिन डीमन कहता है क्या, एंड वो उनको वहाँ से ले जाता है चुपचाप। इधर दादा कहती है कि वो 4 एग्जामिनीज को यहाँ से ले गया, मतलब 4 स्टूडेंट को यहाँ से ले गया, बट क्यों। तभी जोएल देखता है कि ज़मीन उठ रही है, मतलब रास्ता जिधर वो जा रहा है। तभी जोएल कहता है कि फॉलो करो उसको। और चैप्टर 4 के शुरुआत में हम देखते हैं कि जो निशानियाँ ट्रैक्स थे उस डीमन के वो ख़त्म हो चुके हैं और यहाँ दादा और जोएल रुक चुके होते हैं। एंड तभी हम देखते हैं ऊपर से अभी तंग तंग ऊपर से आ रहा होता है एंड पूछता है कि जोएल तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग रुक क्यों गए, उनको अभी ढूंढो। एंड तभी वो जोएल कहता है कि काम डाउन, यहाँ पे ट्रैक्स मतलब निशानियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। तभी दादा बोलती है मुझे लगता है कि ये वन फिन डीमन अब ज़मीन के अंदर इसने गड्ढा खोल के चला गया है। इधर टंग टंग अपने भाई के पास के बारे में सोच रहा होता है एंड तभी वो एक जोर से धक्का मारता है ज़मीन पे, कहता है कि वाई यू फकिंग बास्टर्ड्स। कहता है ये सब मेरी गलती थी, मुझे सही से चेक करना चाहिए था, ये सब मेरी गलती थी। एंड तभी वो जोएल कहता है नहीं चलो पैनिक नहीं करते हैं, हम लोग सिटी को वापस चलते हैं, वहाँ सब लोग पैनिक हो रहे होंगे। एंड तभी दादा कहती है तंग तंग हम सब में से कोई भी नहीं चाहता कि इन चारों बच्चों के साथ ये हो। एंड तभी वो उससे ये सब कह रही होती है, बट तंग तंग कहता है तुम लोग वापस चले जाओ, मैं थोड़ी देर और सर्च करूँगा यहाँ पे। जोएल इसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है, बट दादा कहती है कि चलो बट लेकिन तुम सनसेट से पहले वापस आ जाना। तंग तंग कहता है ठीक है, वो वहाँ से चला जाता है। फिर दादा कहती है तुम्हें पता था हम उसे नहीं रोक पाते। कहता है कि हाँ मुझे पता था। दादा बोलती है अगर उसका छोटा भाई भी जिंदा होता तो वो इन स्टूडेंट्स की एज का होता। और मुझे लगता है वो जो स्टूडेंट्स हैं वो उसके छोटे भाई को रिमाइंड करते हैं, मतलब याद दिलाते हैं उसकी। इधर एंग को होश आ चुका होता है और वो कहता है कहाँ हैं हम लोग, अंडरग्राउंड हैं। और फिर कहता है कि एटलीस्ट हम सब चारों लोग अलाइव तो हैं। तभी उसके पीछे से डीमन आता है, कहता है कि वाह मैं क्यूरियस हूँ तुम्हारे लिए, तुम डिफरेंट हो इस सबसे, तुम इन सबसे इतनी जल्दी उठ गए, मैं तो सच में क्यूरियस हूँ। तभी उसका मुंह पकड़ता है फ़ौरन इतनी ज़ोर से कि उसके पीछे वाली जो लकड़ी होती है वो टूट जाती है। डीमन पूछता है कि अब तुम ये बताओ कि तुम हमारे जैसे स्मेल क्यों करते हो एंड तुम मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल क्यों करते हो। इधर एंग सोच रहा होता है कि क्या बड़बड़ा रहा है। फिर एंग फ़ौरन अपना पावर अप करता है रेड कोर से एंड उसको लड़ाई करने की कोशिश करता है थोड़ी। कहता है कि मैं थोड़ा सा अटैक अगर करूँ तो मैं भी शायद इन सबको बचा सकता हूँ। फिर एंग अटैक करने की कोशिश करता है, बट जो डीमन होता है बहुत ही ईजिली डॉज कर देता है एंड एंग को बहुत ही दूर फेंकता है। वो बच तो जाता है। फिर वो सोचता है कि अगर मैं पुरानी लाइफ वाला मैं होता तो अभी तक मैंने इसका सर धड़ से अलग कर दिया होता है, बट मुझे इन तीनों को बचाना होगा कुछ ना कुछ करके। एंड तभी एंग सोच रहा होता है अब मैं कुछ फाइनल मूव यूज़ करता हूँ। फिर एंग अपनी पुरानी लाइफ के फाइटिंग एक्सपीरियंस को यूज़ करके उसको लड़ने की कोशिश करता है एंड सोचता है कि अब चलो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। एंड वो अटैक करने उसकी तरफ बढ़ ही रहा होता है, बट वो डीमन बोलता है ये सब यूजलेस है। एंड वो डीमन अपनी 5 उंगलियां एंग के सीने के आर पार कर देता है। चैप्टर की शुरुआत में हमें वहीं से दिखाया जाता है जब वो डीमन एंग के सीने पे अपनी 5 उंगलियां आराम पार कर देता है। एंड बट एंग स्टिल कहता है कि अभी तुम्हारे पास वीकनेस है एंड कहता है तुम्हारे जॉइंट्स हैं। तभी वो अपना डैगर उसके जॉइंट्स पे मारता है, कहता है कि मैं इसका हाथ बाहर उखाड़ फेंकूंगा एंड उसका हाथ पूरा उसके शोल्डर से बाहर निकाल देता है एंग। वो डीमन हल्का सा चिल्लाता है और एंग कहता है कि बास्टर्ड तुम मुझे कमजोर समझ रहे थे, मैंने तुम्हारे लेवल के बहुत सारे डीमन मारे हैं पहले। फिर वो डीमन कहता है क्या, हल्का सा आँख करता है। तभी वो आँख को इतनी ज़ोर से लात मारता है, वो आँख दीवार में जाके इतनी ज़ोर से लड़ता है कि उसकी हड्डियाँ पसलियाँ सब टूट जाती हैं। फिर वो डीमन बताता है कि तुम मेरी वीकनेस जानते थे, पर बहुत बुरी बात कि मैं एक वुड टाइप हूँ, ऊपर से मैं रेड कोर टाइप हूँ। इन इत्तेफाक की बात यह है कि मैं हील भी कर सकता हूँ अपने आप को। फिर एंग कहता है क्या ये हील कर सकता है, पुराने टाइम में तो सिर्फ हरे कोर वाले हील कर सकते थे, ये एक वुड टाइप भी हील कर सकता है, वो भी रेड कोर वाला। फिर आगे एकदम से सोचता है क्या ये पॉसिबल है कि 50 साल के बाद, हाफ ऑफ सेंचुरी के बाद डीमन भी इवॉल्व कर गए हैं। फिर वो एंग को अपनी तरफ बुलाता है। फिर एंग के पूरे शरीर में वो उसकी जो झाड़ियाँ होती हैं वो उसके पार करके एंग को उसके पास ले जाती हैं। एंड फिर वो कहता है एंग से मुझे समझ नहीं आ रहा है, अरे छोड़ो अब मैं तुम्हें मार ही दूंगा, मतलब वो इस इंटेंशन से बोलता है। इधर आंख सोच रहा होता है क्या मैंने अपने इंटरनल ऑर्गन्स को पिक्चर कर लिया है, ये बहुत ही पेनफुल है, इतना पेनफुल है कि अब मैं सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ। इस ज़रा सी मुस्कुराहट के साथ बोलता है हाँ अभी तो मेरे इनकारनेट हुआ था, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं फिर से मरने वाला हूँ और ये सब मेरे कॉमरेड्स मरेंगे जैसे पिछली बार मरे थे मेरी आंखों के सामने। मुझे माफ़ कर देना सब लोग, मैं इस पास्टर को नहीं सह सकता। इधर वो डीमन कहता है क्या तुम मर गए, कितना कमज़ोर इंसान था, इवोल्यूशन
क्या मैं अगर इसको खा लूँ तो मैं इवॉल्व हो जाऊँगा, मतलब पावरफुल वर्जन बन जाऊँगा? तो मैं इसको खा ही लेता हूँ, चलो मैं इसको खा लेता हूँ। तभी हम देखते हैं कि एक आवाज़ आती है और बोल रही होती है, क्या तुम मुझे खाओगे? अचानक वो डीमन एंग को छोड़ के पीछे भाग जाता है एंड हम देखते हैं कि एंग के अंदर से एक बहुत ही खतरनाक प्रेजेंस निकल रही होती है एंड वो उसका जो कोर होता है वो भी टूट गया होता है एंड उसके अंदर जो एक आवाज़ निकल रही होती है बोल रही होती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं जो अपनी लास्ट कॉन्शियसनेस है वो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा लाइक दिस। इधर वो वन फिन डीमन कह रहा होता है, क्या भयानक प्रेजेंस है, ये क्या हो रहा है? तभी वो वन फिन डीमन देखता है, कहता है क्या इसके अंदर से फिन्स निकल रही हैं? 5 फिन्स, 6 फिन्स, 7 फिन्स। एंड तभी हम देखते हैं कि एंग एकदम एक अलग ही बीइंग में ट्रांसफॉर्म हो गया होता है। एक बहुत ही ब्लास्ट बड़ा होता है इस गुफा के अंदर, बहुत ही ऊपर तक ब्लास्ट आता है। आसपास के सारे डीमन जो होते हैं वो फट चुके होते हैं, मतलब उनकी जो सारी स्किन होती है वो फट जाती है एंड खाली उनकी बोन्स बचती हैं। आसपास के सारा एरिया ही तबाह हो चुका होता है एंड फिर हम देखते हैं आंग जो होता है एक अलग ही बीइंग में ट्रांसफॉर्म हो गया होता है एंड वो कह रहा होता है कि मैं अकेला एक लौता 8 फिन डीमन हूँ, क्रिम्सन क्रिस्टल द स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जिस्टेंस। वो बताता है कि मैं तुम्हारा किंग हूँ। वन फिन डीमन डर के मारे बोल रहा था, क्या 8 फिन डीमन मेरा किंग? इधर आएंग मतलब डीमन किंग जो होता है उनको बोल रहा होता है नील, मतलब बेंड करो मेरे सामने और मेरा नाम लो। एंड तभी वो वन फिन डीमन बोलता है क्रिम्सन फिन किंग एंड यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। तो कैसी लगी तुम लोग को स्टोरी एंड तुम लोग को इसके आगे की अगर स्टोरी चाहिए तो बताना मुझे कमेंट में ज़रूर, क्योंकि इसके आगे की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा डोप होने वाली है। Until then, see you in the next video. I hope तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, इट विल हेल्प मी अ लॉट। ओके, बाय बाय, सी या।